वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को जो हमारे पेंडिंग करंट अफेयर्स हैं 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक, ऑलरेडी मैं आपके सामने जो है हमारे दिसंबर के पहला सप्ताह और दूसरा सप्ताह के करंट अफेयर कंप्लीट हो चुके हैं। चौथे सप्ताह के भी यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिए हैं, बट किसी वजह से थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से, गला खराब था, इस वजह से 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में जो करंट अफेयर में उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और अब आपके सामने जो है वो करंट अफेयर्स भी, ताकि हमारा सीक्वेंस खराब ना हो और हमारा कोई भी करंट अफेयर छूटे नहीं, उसके लिए मैंने ये वाली वीडियो थोड़ी सी लेट रिकॉर्ड करी है, माफी चाहती हूँ उसके लिए। पर फिर भी मतलब मैं जो है सबसे समझाऊंगी तो सभी लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारा फर्स्ट आर्टिकल और काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इंडिया और नेपाल के रिश्तों के तहत ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, जिसमें हमारे जो नेपाल है उसके नए प्राइम मिनिस्टर चूज किए गए हैं, पुष्पा कमल दहल। देखो, अभी रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर नए आए हैं वहां के, तो आपको ये पता होना चाहिए इनको जो है वहां के अभी जो ऑलरेडी वहां के प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम है विद्या देवी भंडारी, ठीक है, वो ऑलरेडी जो यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इनको यहाँ पर सिलेक्ट किया है। नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 के तहत उनको चूज किया गया है। अभी यहाँ पर जो है ये काठमांडू में बलुतवार एरिया में रहते हैं, वहीं पर इनकी मेन यहाँ पर जगह रही है। और ये आपको पूरा एक पता होना चाहिए, पुष्पा कमल दहल, इनको यहाँ पर जो है वो अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अभी जो रिसेंटली अगर मैं बात करूं, इन्होंने किसको रिप्लेस करा है, जो वहां के पूरे पर्सन हैं उनमें से जो इन्होंने रिप्लेस करा है वो शेर बहादुर द्योबा को रिप्लेस किया है। शेर बहादुर द्योबा करीब 1 साल और 166 डेज के लिए करीब रहे थे, ज्यादा समय के लिए रहे नहीं। और उनसे पहले केपी शर्मा ओली काफी फेमस रहे थे, वो भी रहे हैं। राइट। नेपाल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, इसके बारे में मैंने आपको जो मेरी ओनली करंट अफेयर्स पर डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चलती है वहां पर भी मैंने बताया है। नेपाल जो है ना, उसके साथ हमारे एक तरीके से अगर हम भाषा के रूप में, सांस्कृतिक के रूप में, सभ्यता के रूप में हम बात करें तो हर जगह पे हम उनके साथ एक रिश्ते को साझा करते हैं। क्योंकि जो नेपाल का रीजन है, नेपाल जो है पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है, ठीक है, स्थल रूढ़ी है यहाँ पर। जो नेपाल है वो यहाँ पर पूरी तरीके से कैसा है, लैंड लॉक्ड है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम है। तो नेपाल जो है वो किस पे डिपेंडेंट रहता है, नेपाल पूरी तरीके से डिपेंड रहता है इंडिया के ऊपर। जितना भी उसका ट्रेड होता है, जितना भी उसका इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, उसके तहत ये पूरे तरीके से पूर्णतः डिपेंड रहता है इंडिया के ऊपर। और नेपाल के साथ अगर मैं बात करूं तो हम लोगों का कैसा बॉर्डर है, ओपन बॉर्डर हम उनके साथ शेयर करते हैं, पूरा खुला एक सीमा शेयर करते हैं। और ये अभी से नहीं है, ये 1950 की जो ट्रीटी साइन हुई थी, कौन सी ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, इसके तहत ये चीज की जाती है। लेकिन आज के समय में इंडिया और नेपाल के बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं वो सबसे पहले क्रिएट हुई है बॉर्डर के इस डिस्प्यूट को लेकर के, जिसमें 3 डिस्प्यूट आते हैं, लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी। दूसरा हमारा इनके साथ जो मधेसी का क्राइसिस हुआ था, उसकी वजह से डिस्प्यूट्स है। तो इंडिया और नेपाल के रिलेशन मैंने कई बार अपनी वीडियोस में समझाए हैं, जरूर उसको समझिएगा, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है पूरे तरीके से कि इंडिया और नेपाल के बीच में क्या समस्याएं यहाँ पर अभी चल रही है। बाकी अगर मैं बिल्कुल करंट अफेयर की बात करूं तो रिसेंटली ही इंडिया और नेपाल के बीच में, इंडिया नेपाल के बीच में यहाँ पर एक बुद्धिस्ट सेंटर जिसका नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर, यहाँ पर अभी उसकी नींव रखी गई है नेपाल लुम्बिनी, वहां पर ही जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। तो इंडिया नेपाल जो है बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म और हिंदुइज्म दोनों को यहाँ पर शेयर करता है। तो ये इश्यूज हैं, प्लस साथ ही साथ फ्लड्स जो बिहार में आते हैं वो भी नेपाल के रिवर्स जो है उनकी वजह से यहाँ पर आते हैं, क्योंकि नेपाल का जो एक पूरी ज्योग्राफी वो तिरछी है थोड़ी सी, तो उसके तहत फ्लड्स भी आते हैं।
सो ये कंटेंट आपको पता होना चाहिए इंडिया नेपाल के लिए। और लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था इंडिया नेपाल जो है यहाँ पर एक डिफेंस एक्सरसाइज जो है वो करते हैं, जिसका नाम है सूर्य किरण। वो डिफेंस एक्सरसाइज अभी रिसेंटली कहाँ पर हुई है, कमेंट बॉक्स में बताइए। रिसेंटली अभी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है इसको। अभी जो रिसेंटली एक्सरसाइज हुई है इंडिया और नेपाल के बीच में, जो कि डिफेंस एक्सरसाइज है, वो कहाँ पर इस साल की हुई है ये आपको पता होना चाहिए। इस साल की किस जगह पर उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। राइट एवरीवन। तो ये था हमारा पहला आर्टिकल। बढ़ते हैं हमारे सेकंड आर्टिकल की तरफ। सेकंड आर्टिकल हमारी एक योजना के ऊपर है। ये एक न्यूज में रही थी काफी ज्यादा, जिसका नाम है अटल वयो। वयो का मतलब है यहाँ पर जो हमारे सीनियर सिटीजन है, ठीक है, जो यहाँ पर सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए अभ्युदयम योजना। वयो अभ्युदयम योजना इस पूरी स्कीम का जो नाम है, ये बेसिकली किसके लिए काम करती है? ये स्कीम सीनियर सिटीजन्स के लिए यहाँ पर बताई गई। जो अभी लोकसभा का सेशन चल रहा था, शीत सत्र, उस शीत सत्र में इस चीज को यहाँ पर बताया गया है। तो क्वेश्चन इज कि अटल वयो अभ्युदय योजना किसने लॉन्च करी है, ये क्वेश्चन सीधा आएगा। तो हमारी जो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की मिनिस्ट्री है, सामाजिक न्याय का मंत्रालय है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना इसको चलाया गया है। क्या है इसके अंदर? इसमें जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर जो भी जिनकी भी उम्र ज्यादा है, वरिष्ठ नागरिक है हमारे यहाँ पर, उनके जीवन को कैसे सुधार सकते हैं, उनकी गुणवत्ता वहां पर कैसे सुधारी जा सकती है, हम उनको किस तरीके से शेल्टर, फूड, मेडिकल केयर, एंटरटेनमेंट, इन सब चीजों को सुविधाएं कैसे उनको प्रदान कर सकते हैं, ये स्कीम पूरे के पूरे उसी के ऊपर है। अभी रिप्लाई आया है इसके अंदर, वही चीजों के बारे में बताया जा रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और ये 13 दिसंबर को ही यहाँ पर जो है पीआईबी में ये चीज छापी गई थी, इसको आप याद रखिएगा। सो आपको पता होना चाहिए। और ये स्कीम जो कि यूपी में जहां पे जिन जगह पे नहीं चल रही है वो आपको पता होना चाहिए। यूपी की कुछ जगह है जैसे कि आगरा, आगरा, बागपत, हमीरपुर, इटावा, मथुरा, प्रयागराज, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसको यहाँ पे नहीं चलाया गया था। इस स्कीम को स्टेट गवर्नमेंट का 2021-22 के टाइम पीरियड में। और इसी स्कीम के तहत जो सीनियर सिटीजन को होम चाहिए होता है, ओल्ड एज होम जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, वो भी यहीं पर यहाँ पर दिया गया था। तो ये जो है आज ये सुश्री प्रतिमा भौमिक ने लोकसभा में एक रिटन रिप्लाई में जब उनसे सवाल किया गया था, तो उन्होंने इस चीज का जवाब इसके रूप में यहाँ पर प्रदान किया है। तो ये पूरी की पूरी स्कीम आपको दिमाग में एकदम होनी चाहिए कि इस तरीके से ऐसी कोई स्कीम चल रही है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस हफ्ते के लिए, जो कि है गोवा लिबरेशन डे। जैसे कि आप लोग जानते हैं गोवा जो है वो हमारा ही पार्ट था हमेशा से, लेकिन 19 दिसंबर 1961 को हमने पुर्तगालियों से, क्योंकि हमेशा से ये पुर्तगाल के अंडर रहा है, तो गोवा को जो है हम लोगों ने यहाँ पर आजाद करवाया है। 14 साल लगे हमें इसको आजाद करवाने में। तो काफी समय बाद जो है गोवा की आजादी मिली है। सो गोवा की आजादी का डे जो है वो आपको पता होना चाहिए, वो है 19 दिसंबर 1961। ऑपरेशन का नाम पूछा जा सकता है। और थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर हिस्ट्री बता देती हूँ कि जब गोवा आजाद हुआ है तो इसकी हिस्ट्री क्या है, कब कैसे क्या आजादी मिली, किस तरीके से हुआ, वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए, जब इंडिपेंडेंस हमें मिली थी, जब हमें आजादी मिली थी 1947 में, तब यहाँ पर जो है इंडिया और पोर्चुगल के बीच में उतने खास रिश्ते नहीं हुआ करते थे। ठीक है। क्या हुआ था कि जब दमन दीव, दादर नागर हवेली 1961 में पोर्चुगीज द्वारा ले ली गई थी, यहाँ पर अपने अंडर कर लिया गया था, गोवा को नहीं इंक्लूड किया गया था। सो गोवा जो है वो पोर्चुगीज की कॉलोनी, उनके उपनिवेशवाद में रहा है हमेशा हमेशा से। जो यूसुफ आदिल शाह थे, यूसुफ आदिल शाह, ये यूसुफ आदिल शाह से पोर्चुगीज के जो मेन एडमिरल थे एल्बर क्यू, उन्होंने यहाँ पर उनको हराया 1510 में और गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था। उसके बाद से गोवा में ही यहाँ पर जो है उनका राज रहा था। और साथ ही साथ यहाँ पर गोवा में भी एक नेशनल कांग्रेस 1928 में बनाई गई थी। फिर 1946 तक आते आते राम मनोहर लोहिया, उन्होंने वहां पर जो है आजादी के लिए वहां पर स्ट्रगल शुरू कर दी थी और लोगों को भी इकट्ठा करना शुरू किया था।
तो इस तरीके से हम लोग जो है वो पार्टीशन का इतना ज्यादा झेल रहे थे। हमारा वॉर भी हो रहा था पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ। तो इस वजह से जो है इंडिया अपने आप को कैसा देश दिखा रहा था, पीसफुल नेशन का यहाँ पे दिखा रहा था, शांति प्रिय देश। तो क्या हुआ था कि इसी वजह से हम लोग यहाँ पर जो है गोवा को आजाद कराने में इतना साल लगा दिए। सो फिर फाइनली जा करके जो है गोवा को आजादी करने के लिए, जब क्योंकि हमने पोर्चुगीज की सरकार के साथ डिप्लोमेटिक बातें करी पर उसका कोई असर नहीं हुआ, तो जब डिप्लोमेटिक बातों का कोई असर नहीं हुआ है यहाँ पर, तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा, 1961 में कोई डिप्लोमेटिक बात ना करते हुए यहाँ पर प्रोग्राम लॉन्च किया गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर गोवा के मैप में हम लोगों ने सबसे पहले नॉर्थ गोवा का जो पूरा रीजन है उसको अपने अंडर किया। नॉर्थ गोवा तक आते आते हम लोग साउथ गोवा में आए। नॉर्थ गोवा के अंदर मारमगांव ये जो रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मारमगांव यहाँ का एक पोर्ट भी है जो कि कौन सी नदी के किनारे है, नदी है यहाँ पर जुआरी नदी। ठीक है, गोवा की इंपॉर्टेंट नदियां आपको याद रखनी, मैं भी ये बताऊंगी यहाँ पर गोवा जो है वो कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, और साथ ही साथ गोवा की जो कैपिटल है वो है पणजी, सुना होगा सब लोगों ने, पणजी यहाँ की कैपिटल है। साथ ही साथ गोवा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है कोंकणी, जो कि हमारी जो 8th अनुसूची है, 8th शेड्यूल में भी इंक्लूडेड है। जो गोवा का अगर मैं हाईएस्ट सबसे ऊंचा पॉइंट की बात करूं, गोवा का सबसे ऊंचा पॉइंट है सोनसोगार, सोनसोगोर। गोवा की यहाँ पर इंपॉर्टेंट नदी आपको याद रखनी है, जुआरी और मंडोवी। गोवा के अंदर एक ही नेशनल पार्क है, हमें लगता है कि भाई गोवा में कोई नेशनल पार्क नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है। भारत की हाँ एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे कोई नेशनल पार्क नहीं है, और वो है पंजाब। स्टेट की बात कर रही हूँ मैं, यूनियन टेरिटरी की बात नहीं कर रही हूँ। तो एक पंजाब ऐसी स्टेट है जहाँ पे कोई नेशनल पार्क नहीं है। गोवा में भी नेशनल पार्क है जिसका नाम है मोल्लम नेशनल पार्क। ठीक है, और वहां पर बर्ड सैंचुरीज और वाइल्ड लाइफ सैंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी ऑलरेडी है वहां पर, जैसे कि सलीम अली, भगवान महावीर सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये ऑलरेडी वहां पर लोकेटेड है। सो ये आपको थोड़ी सी हिस्ट्री और आज का प्रेजेंट सिनेरियो पता होना चाहिए कि किस तरीके से गोवा यहाँ पर है। गोवा को ये भी बात चली थी कि महाराष्ट्र में इंक्लूड करा देना चाहिए, वहां पर उस चीज के लिए रेफरेंडम कंडक्ट किया गया था। ठीक है, कि गोवा जो है उसको जो है यहाँ पर किस में इंक्लूड करा देना चाहिए, गोवा को इंक्लूड करा देना चाहिए इस पूरे महाराष्ट्र में। ठीक है, तो उसके लिए क्या कराया गया, रेफरेंडम। तो ये जो रेफरेंडम होता है मतलब लोगों का वोटिंग कराना, तो 1967 में गोवा में रेफरेंडम भी करवाया गया था। और जो कि जो डिसाइड करेगा कि हम भाई यहाँ पर किस में इंक्लूड रहेंगे, मराठी बोलने वाले लोग वहां पे जुड़ जाएंगे। लेकिन पीपल ऑफ गोवा ने बिल्कुल इसके वोट अगेंस्ट कर दिया था, और फिर फाइनली 1987 में गोवा क्या बन जाती है, एक फाइनली स्टेट बन जाती है, हमारी एक स्टेट बन जाती है। ठीक है, और ये इसके लिए ये बोला गया था कि भाई हम इसको इंक्लूड नहीं होने देंगे, क्योंकि गोवा जो है ना वो, जो हम पुराने रिकॉर्ड्स को देखें तो कोंकणी एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ऐसा नहीं है कि कोंकणी जो है मराठी का ही एक बोली है, बस वो एक अंडर डेवलप्ड है क्योंकि उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है। ठीक है, अगर हम कोंकणी वाले लोगों को मराठी लोगों के साथ डाल देंगे ना, तो क्या होगा कि जो कोंकणी की अपनी पहचान है वो खो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से जो है गोवा का अपना जो कल्चर है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा और महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट बन के रह जाएगा। ठीक है, और गोवा वगैरह के लोगों के लिए जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है और आगे बढ़ने की जो कैथोलिक्स वहां पे रहते हैं उनकी जो अपॉर्चुनिटी वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी, ऐसा इसके लिए मर्ज ना करने के अगेंस्ट चीजें यूज की गई थी। सो इसके तहत जो है गोवा हमारा पार्ट इस तरीके से बन जाता है। क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट आर्टिकल है फीफा। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं फीफा से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आपको पहले भी हमारे चैनल्स पे प्रोवाइड करी गई है। सो फीफा से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे यूपीएससी में पूछा जा सकता है, जैसे कि सब लोग जग जाहिर बात है अर्जेंटीना ने यहाँ पर जो है वो फीफा, फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है, फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। कतर में ये चीज जीती गई है 2022 का, किसको हराया है यहाँ पर, फ्रांस को हरा करके जो है वो चीज जीती गई है। और जो फीफा है हमारा, ये पहला फीफा जो है वो 1930 में ऑर्गेनाइज हुआ था उरुग्वे में। उरुग्वे साउथ अमेरिका की कंट्री है, और उरुग्वे ने ही पहला फीफा जीता भी था। ठीक है, यहाँ पर जो है ये एक अवार्ड यहाँ पर
अवार्ड जो है, प्राइज यहाँ पे जो दिया जाता है इसके लिए, इसमें आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर, जैसे कि गोल्डन बूट। गोल्डन बूट का जो अवार्ड है इस बार का, वो किसको दिया गया है इसमें? ये गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया है एम्बप्पे फ्रांस को, जिसने सबसे ज्यादा गोल्स किए हैं यहाँ पर। गोल्डन ग्लव का अवार्ड एमिलियो मार्टिनेज को दिया गया है। और फिर परफॉर्मर ऑफ द टूर्नामेंट लियोन मेसी, अनडाउटेडली सब जानते हैं उनको। यंगेस्ट प्लेयर का अवार्ड फर्नांडिस को। फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड को दिया गया है। और ऑफिशियल इनकी जो पूरी की पूरी ये वर्ल्ड कप का जो ऑफिशियल बॉल है उसका नाम क्या रखा जाता है? अल रिहला। ऑफिशियल बॉल का नाम क्या है? अल रिहला, ऑफिशियल बॉल, राइट। तो ऑफिशियल बॉल का नाम अल रिहला आपको पता होना चाहिए, जिसका मतलब होता है अल रिहाला, आपको याद है, आपने हिस्ट्री में पढ़ी है, इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई एक बुक का नाम है। इब्न बतूता जो है वो खुद भी एक एक्सप्लोरर थे, घूमते थे, तो अल रिहाला का मतलब भी क्या है? जर्नी। ठीक है, ये यहाँ यूज की गई थी। और आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड की जितनी भी फुटबॉल्स हैं उसकी 2/3 से ज्यादा फुटबॉल्स कौन बनाता है? पाकिस्तान यहाँ पर फुटबॉल्स को बनाता है। ठीक है, और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कहाँ बनती है? सियालकोट में। और इस बार का जो ऑफिशियल मैस्कट था इसका, जो आधिकारिक शुभंकर था इसका, वो क्या है? जो है लाइब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। मैस्कॉट, लाइब का अर्थ क्या होता है? सुपर स्किल्ड प्लेयर, जिसका मतलब है सुपर कुशल खिलाड़ी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इससे सारा पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, जैसे कि 2021 में लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स कप अवार्ड के ऊपर आया था, गोल्फ से जुड़ा हुआ है। समर ओलंपिक से क्वेश्चन आया था। ठीक है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ऊपर सवाल आया था। तो आपका फीफा जो कि सबसे बड़ा इवेंट रहा है और इतना ज्यादा न्यूज में रहा है, तो डेफिनेटली इससे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, इससे जरूर जरूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, यहाँ पे देखेंगे, ये आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर एक पर्सन की। एक पर्सन को जो है आप लोग जरूर जानते होंगे, वो है ओबामा, राइट। ये ओबामा को आप बिल्कुल जानते हैं, सब लोग यहाँ पे जानते हैं। और यहाँ पर एक पर्सन और है, इनको आप नहीं जानते होंगे। ये जो पर्सन है, इनका नाम मैं आपको बता देती हूँ, आप जाके वीडियो देखिएगा जरूर क्लास इस लेक्चर को सुनने के बाद। इनका नाम है जॉर्डन पीले। ये अमेरिका के एक एक्टर है और इन एक डायरेक्टर है। इन्होंने एक जो है, ये वीडियो मैंने यहाँ पर पब्लिश नहीं करी है, मैं चाहती हूँ कि वीडियो आप सभी लोग एक बार खुद जा करके यूट्यूब पर देखें। यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है। वो वीडियो क्या कहती है? वो वीडियो में जो ये पर्सन है जॉर्डन पीले, वो ओबामा की आवाज निकाल करके कुछ ट्रम्प को, डोनाल्ड ट्रम्प जो है उनको फेक बता रहे हैं। जबकि आप खुद सोचिए कि एक बड़ा, इतना बड़ा एक फॉर्मर राष्ट्रपति यूएसए का बराक ओबामा, वो एक और फॉर्मर राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट ऐसी बातें नहीं बोल सकती। ठीक है, पब्लिकली नहीं बोल सकती ये बातें। तो ये क्या है? ये क्रिएट की गई एक वीडियो है, जिसमें जॉर्डन पिले ने खुद से एक वीडियो, उनकी आवाज, उनके चेहरे के डिजाइन को यहाँ पे कंपेयर करते हुए एक वीडियो यहाँ पर बताई है। उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डीप फेक। इसलिए मैंने पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया ताकि आपके दिमाग में ये एक एग्जाम्पल फिट हो जाए। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वीडियो या जितनी भी इमेजेस या ऑडियो को ऐसे इस्तेमाल करना जिससे आप जो है उसको मैन्युपुलेट कर दो, उसमें एक हेर फेर तैयार कर दो, और आप कुछ भी फेक इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर दो, आप कोई फाइनेंशियल फ्रॉड कर दो, आप जो भी ऑलरेडी वीडियो पिक्चर बनी हुई है उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए उसमें कुछ भी चेंजेस कर दो, उसमें कुछ भी नई पिक्चर ऐड कर दो अपने हिसाब से, उसमें कुछ भी नया बना करके, और उसको डीप फेक आप कर सकते हैं। तो ये डीप फेक एक आर्टिकल जो आपको पता होना चाहिए, ये न्यूज में बहुत टेक्नोलॉजी चल रही है। तो इसमें क्या है, अब रिसेंटली चाइना जो है, इसमें चाइना का जो साइबर सेल है जिसका नाम होता है साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना, जो कि पूरे चाइना के साइबर स्पेस को कंट्रोल करता है, उन्होंने इसके लिए जो है कड़े रूल्स निकाले हैं। ठीक है, ये वर्ड जो है डीप फेक, ये 2017 में निकल के आया था, जो
रेडिट एक यूजर था, उसने अपने आप को बोला था कि मैं डीप फेक हूँ। इससे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, आप पोर्नोग्राफी क्रिएट कर सकते हो, आप इसमें फाइनेंशियल फ्रॉड, कोई धोखाधड़ी, कुछ भी कर सकते हो। ऐसी चीजें बराक ओबामा के अगेंस्ट, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के अगेंस्ट, डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट बहुत सारी चीजें की जा चुकी है। तो अलग अलग कंट्रीज ने इसके ऊपर अलग अलग रूल बनाए हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन की बात करूं तो इन्होंने इसके ऊपर जो है बोला है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, गूगल, मेटा, ट्विटर, उनको यहाँ पर कुछ ना कुछ अपना कंट्रोल करना होगा। 6 महीने का समय उनको दिया है कि आपको यहाँ पर इसके लिए कंट्रोल करना पड़ेगा। यूएसए ने भी यहाँ पर इसके लिए गाइडलाइंस को तैयार करी है। यूएसए में जो कैलिफोर्निया और टेक्सास है, उन्होंने यहाँ पर इसको पास भी कर दिया रूल को। लेकिन अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत में अभी प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो इससे जुड़ा हुआ अभी कोई भी नया रूल नहीं आया है। इससे जुड़ा हुआ कोई भी नया रूल नहीं है, कोई लीगल अभी यहाँ पे नहीं आया है, क्योंकि ये बहुत डेंजर हो सकता है। हम समझ नहीं रहे, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा डेंजर हो सकती है हमारे लिए। क्या होता है, एक फेस को टारगेट करके उसके फीचर्स को कॉपी करके आप अपने फीचर्स में ऐड कर सकते हैं, आप उसकी आवाज ऐड कर सकते हैं, और आपको एहसास ही नहीं होगा कि ये जो है डीप फेक करके और पिक्चर निकाली हुई है। ठीक है, ये जो है, यहाँ पर बहुत सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हम कहते हैं उनको नॉन स्टेट एक्टर्स, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये जो है स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट, स्टेट एक्टर्स कौन होते हैं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं, ये नेशन स्टेट एक्टर्स कहते हैं उनको। नेशन स्टेट एक्टर्स का मतलब वो नहीं है जो एक्टिंग कर रहे हैं जाके, जो हीरो बने हुए हैं, वो नहीं है। नेशन स्टेट एक्टर का मतलब होता है वो लोग जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं। तो वो लोग तो यहाँ पर उनके अगेंस्ट जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो इसका इस्तेमाल कर करके लोगों के अंदर जो है वो इस तरीके की जो होता है ना, एक उनको भड़काना, उकसाना, वो काम यहाँ पे कर सकते हैं। राइट। तो ये सब चीजें यहाँ पर बहुत सारी होने लग गई हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन यही है कि लोगों को यहाँ पर इंफॉर्मेशन ना स्प्रेड करने के लिए कड़े से कड़े रूल्स बनाए जाएं, और इसके ऊपर सीधा जो है कंक्लूजन निकाला जाए कि ये सब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में, इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। ठीक है, इसको जरूर आप लोग देखिएगा। इससे ये फेक इमेज बनाने का ये चलन जो नया शुरू हुआ है, ये एक गलत है, इसको रोकने की जरूरत है। वर्चुअल यहाँ पर जो है ये चीजें क्रिएट हो रही है, वो रोकने की जरूरत है। राइट, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये रिपोर्ट है जिसका नाम है ग्लास रिपोर्ट। ये जो ग्लास रिपोर्ट आई है, ये ग्लास रिपोर्ट की पहले तो आप फुल फॉर्म देख लीजिए। इसकी ग्लास की फुल फॉर्म है यहाँ पर ग्लोबल एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। तो ये जो है यहाँ पर एक रिपोर्ट निकाली गई है जिसके अंदर जितने भी वाटर से जुड़ी हुई चीजें हैं, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन जो वॉश प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत है। ये सब क्यों किया जा रहा है, मैं आपको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये रिपोर्ट का क्या मतलब है। अभी मैं अभी बता भी रही हूँ तो उसका क्या ही खास बात है। तो देखो क्या बात है इसके अंदर, एक्चुअली में क्या हम चाहते हैं। सबसे पहले एक इनिशिएटिव आया था वॉश। ठीक है, ये वाला इनिशिएटिव वॉश, ये सबसे पहले आया था, डब्ल्यूएचओ ने स्टार्ट किया था कि हम लोग जो हमारा हमारा जो एक एजेंडा है ना, सतत विकास का एजेंडा है जो हमारा एसडीजी का, हमारा जो एसडीजी का एक गोल नंबर 3 है, गोल नंबर 3 एसडीजी का क्या कहता है कि सबको क्लीन वाटर मिलना चाहिए, सबकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। और जो एसडीजी नंबर 6 है, एसडीजी नंबर 6 क्या कहता है कि सबको स्वच्छ जल यहाँ पे मिलना चाहिए। तो इस दोनों के तहत यहाँ पर हम लोग जो चाहते हैं, हर एक को आगे लेके चलना है, तो उसके लिए 2030 का एजेंडा डिसाइड किया गया है। लेकिन 2030 आने से पहले 2023 में जो है एक इसका रिव्यू, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी। 2023 की जो मीटिंग होगी उसके लिए पहले कुछ रिपोर्ट भी तो चाहिए होगी ना, कुछ एनालिसिस चाहिए होगा। तो 2023 में जो इसकी पूरी मीटिंग होगी, उसका एक बेसिस जो है, बेसिस के रूप में ये जो है हमारी पूरी रिपोर्ट ग्लास रिपोर्ट रही। ठीक है, इसी के तहत मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था कि इंडिया ने भी ग्लोबल वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज किया, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, जल शक्ति मंत्रालय, जिसके मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, नीति आयोग और मिल करके इन्होंने दिल्ली में जनपथ मार्ग में इसको ऑर्गेनाइज किया था। जिसमें उन्होंने क्या कोशिश करी है कि जितनी भी हमारी छोटी नदियां हैं,
हम उन पे भी ध्यान दें। हमारा ध्यान बड़ी नदियों पे खूब है, हम उनको और साफ करना और उन पे नई नई चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमारी जो बड़ी नदियां हैं उनको भी हमें फोकस करने की जरूरत है। तो जो इसके तहत वो चीज यहाँ पर की गई है, ठीक है, तो इसी के तहत किया जा रहा है। तो ये सारा जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ ये इन्हीं सब के तहत है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट याद रखिएगा, ये 2023 में होने वाले समिट के लिए एक बेसिस की तरह काम करेगी। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट वैक्सीन के ऊपर आर्टिकल है, ठीक है। वैक्सीन आप पता है न्यूज में रहती हैं। एक वैक्सीन है जिसका नाम है सर्वावैक। सर्वावैक वैक्सीन क्यों इंपॉर्टेंट है, या फिर हमें इसके बारे में अभी क्यों पता होना चाहिए? ये एक वैक्सीन है 2023 में स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी तक हम इस तरीके की वैक्सीन बाहर से मंगाते हैं जो एक डोज हमें 6 से 7 हजार की पड़ती है। अगर ये हम इंडिया में ही बना रहे हैं तो ये डोज हमें करीब जो है 200 से 400 रुपए की ये डोज पड़ेगी, तो काफी सस्ती हो जाएगी। अभी तक तो हम बाहर से मंगवा रहे हैं। ये कहाँ पे है, ये है क्या चीज? सर्वावैक गर्ल्स में 9 से 14 साल की जितनी भी लड़कियां हैं उनके लिए ये कैंसर जब बन जाता है, कई बार तो ये एक ऐसी चीज होती है जो हमें पता ही नहीं चलता। हर एक फीमेल में होती है ये, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार वुमेन में जो ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर के बाद अगर कोई कैंसर वुमेन में डेवलप होता है तो वो है सर्वाइकल कैंसर। और ये सर्वाइकल वो नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं इस तरीके का, वो नहीं है। ये वुमेन के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें डेवलप होता है। तो इसको अब अप्रूव किया गया है। हमारे जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने इस वैक्सीन को डेवलप किया है फॉर स्पेशली फीमेल्स, ठीक है। ये भारत की पहली डेवलप्ड ह्यूमन पैपिलोनो वायरस वैक्सीन होगी जो कि एक इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करेगी। किस किस के अगेंस्ट? HPV 4, HPV 6, 11, 16 एंड 18 के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये 2023 में लॉन्च की जाएगी ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। 2023 में 9 से 14 साल की सारी फीमेल्स में इसको, जैसे हम लोग पोलियो के लिए वैक्सीन लगवाते हैं, ऐसे ही इसके लिए भी एक वैक्सीन हर लड़की को लगवानी होगी। और ये वैक्सीन जो है बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि जो फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें जो एक सर्वाइकल कैंसर डेवलप होता है उसके अगेंस्ट ये काम करेगा। क्लियर है? तो ये भी आप याद रखिएगा, सर्वावैक एक इम्पॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं बिकॉज पहली बार इंडिया ने इसको डेवलप किया, क्योंकि हमेशा हम बाहर से ही मंगवाते रहे हैं। बाहर से मंगवाते हैं, बहुत महंगा पड़ता है ये। एक डोज इसकी करीब 6 से 7 हजार की हो। अगर हम भारत में ही इसको बनवाएंगे और इसको बड़े से रूप में इसको चलाना शुरू करेंगे तो हमें बहुत सस्ती पड़ेगी ये वैक्सीन, ठीक है। ठीक है, ये इसमें कोई बूस्टर डोज का हिसाब नहीं रहेगा, कोविड वाली वैक्सीन जैसा नहीं है ये। आपको इसको 2 वैक्सीन लगवानी है और ये 6 से 7 साल तक आपका काम करेगी। यहाँ पर बहुत सस्ती भी वैक्सीन पड़ेगी ये वाली। सो ये आप इसमें याद रखिएगा। ये ह्यूमन बॉडी में डेवलप होता है और ये मेल में भी होता है, लेकिन फीमेल में ये ज्यादा चीजें देखी जाती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की तरफ। टोक्यो, टोक्यो जो कि जापान में है। टोक्यो में यहाँ पर जो है वो सोलर पैनल्स को कंपलसरी यहाँ पर कर दिया गया है। टोक्यो जो कि एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और बता दूं यहाँ पर, टोक्यो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी है। टोक्यो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। और वहां पर ये एक फाइनल न्यूज आई है कि 2025 के बाद टोक्यो में जितने भी घर बनेंगे वहां पर सोलर पैनल्स कंपलसरी होंगे। ये क्यों करा है? ये इन्होंने क्यों करा है? तो क्या, ताकि जितना भी क्लाइमेट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारा, जो क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि क्लाइमेट चेंज का असर सिर्फ भारत में देखने को मिल रहा है, क्लाइमेट चेंज का असर तो पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। तो अगर पूरे वर्ल्ड में है तो स्टेप भी पूरे वर्ल्ड को ही लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो पूरे वर्ल्ड में स्टेप लिए गए हैं उसमें से टोक्यो का यहाँ पर एक नया स्टेप आया है, ठीक है, जो कि इससे जुड़ा हुआ है। तो ये भी एक याद रखिए, क्वेश्चन इस पे बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है जापान में। तो जापान का ये याद रखिएगा। अगर मैं जापान यहाँ पर बात करूं तो जापान के जो 4 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। जो 4 मेन आइलैंड्स है जापान की, उसकी आपको नाम वगैरह जो है वो पूरे एकदम क्लियर होने चाहिए। जापान में होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्योशु और ओकिनावा, ये 5 उसके इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला जो है इन्फैंट्री म्यूजियम जो है यहाँ पर ओपन किया गया है।
भारत का पहला है ये, वर्ल्ड का सेकंड है मध्य प्रदेश के महाऊ कैंट एरिया में, जो इंदौर के अंदर महाऊ कैंट एरिया है, वहां पर पहली बार कंट्री का इन्फेंट्री म्यूजियम ओपन अप किया गया है। बहुत खूबसूरत है। कभी भी आप वहां पर जाएं या फिर आप में से कोई वहां रहता है तो जरूर इसको देखिएगा। ये ओपन अप किया गया है। पहले एक इस तरीके का अमेरिका में ओपन अप हो रखा है। ठीक है। ये वर्ल्ड क्लास म्यूजियम है, प्रॉपर तरीके से इन्फेंट्री, जिसके अंदर हमारे जितने भी सोल्जर्स हैं उनकी पिक्चर्स, उनके स्कल्पचर्स, उनकी फोटो सब बनाई गई हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ इसके अंदर छत्रपति शिवाजी, रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन सब की हिस्ट्री आपको जानने को मिलेगी। प्लस यहाँ पर और आप लोगों को हमारे जितने भी वॉर्स हुए हैं, चाहे हमारा 1971 का, 1965 का, 1962 का, 1999 का, सारे वॉर्स की लिस्ट और सारे वॉर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, सारी चीजें का प्रोवाइड की गई हैं, यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। सो हमसे क्या सवाल किया जाएगा कि कहाँ पे ओपन हुआ है, तो ये महाऊ कैंटेरिया, इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर के बारे में आप जानते ही हैं कि भारत की सबसे क्लीनेस्ट सिटी जो है वो इंदौर ही है। ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया है उसेन बोल्ट को, जिनके बारे में सबसे ज्यादा लिखा गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जिनके बारे में सबसे ज्यादा लिखा गया है और सबसे ज्यादा बताया गया है वो उसेन बोल्ट, लेकिन अब भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा ने उनको इस चीज के लिए रिप्लेस कर दिया है। और यहाँ पर 24 साल के ये जो है यहाँ पर अपनी पर्सन जो है वो, उनके बारे में सबसे ज्यादा, जो ये जेवलिन स्टार है नीरज चोपड़ा, ऐसा कहा गया कि उनके बारे में सबसे ज्यादा लिखा गया है, उनके बारे में सबसे ज्यादा चीजें बताई गई हैं, लोग उनके बारे में सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं। तो ये भी एक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कौशल को कर्म कार्यक्रम जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज था, उसका नाम अब चेंज कर दिया गया है, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। विरासत का संवर्धन जो है उस स्कीम का नाम यहाँ पर डाल दिया गया है। तो क्वेश्चन ये आएगा, पहले तो इसकी अवधि भी बढ़ा दी गई है। बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका नाम है पीएम विकास स्कीम। विकास का यहाँ पर क्या मतलब है, विकास का मतलब है कि भाई हर तरीके का कौशल में भी विकास होना, शिक्षा में भी, महिला सशक्तिकरण में भी, जो उद्योग है यहाँ पर उनमें भी, हर प्रकार से चीजों का विकास होना। तो इसमें सिर्फ एक चीज का विकास नहीं है, हर प्रकार से चीजों के विकास के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ठीक है। सो ये बेसिकली जो है, जो इस तरीके से डेवलपमेंट है उसके ऊपर ये चीज, एक स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई है, जिसमें हर एक तरीके से महिलाओं को और जो भी लोग हैं उनकी, उनको यहाँ पर डेवलपमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर आईएनएस मारमगांव। मारमगांव अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, गोवा के अंदर अभी आपने पढ़ा था, है ना। इसको यहाँ पर जो है वो कमीशन किया गया है, आईएनएस मारमगांव। आईएनएस मारमगांव रिसेंटली कमीशन हुई है। सो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, आईएनएस मारमगांव को अभी रिसेंटली कमीशन किया। नेक्स्ट, लद्दाख को अभी पहला अपना खुद का जीआई टैग मिला है। ऐसे थोड़ा टाइम पहले मैंने आपको बताया था अंडमान निकोबार को उनकी एक होड़ी बोट के रूप में पहला जीआई टैग मिला है, बताया था ना। ऐसे लद्दाख को पहला जीआई टैग मिला। जीआई टैग्स के बारे में मैं ऑलरेडी कई बार बता चुकी हूँ। अभी जो पिछली, अभी जस्ट वीडियो अपलोड हुई है यूट्यूब के चैनल पर, वहां पर भी मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया। तो ये जो है एक और यहाँ पर लद्दाख को मैंने उस वीडियो में भी बताया है, वैसे आप लोग उसको भी देखिएगा, आप लोग यहाँ पे भी याद कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है वीडियो यहाँ पर, मतलब आप उसमें पढ़ लोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो लद्दाख को पहला जीआई टैग मिला है एक एप्रिकॉट की फॉर्म में। ठीक है, किसकी फॉर्म में मिला है, एप्रिकॉट की फॉर्म में। ठीक है। एप्रिकॉट क्या चीज होती है, एप्रिकॉट भी आपको पता होना चाहिए, एक फ्रूट ही होता है एक तरीके से। बेसिकली एप्रिकॉट जो होता है ना, ये एक खुमानी, जिसे हम कहते हैं ना, खाते हैं सब लोग जो खुमानी, वो है ये। तो ये एक, उसको जो है जीआई टैग दे, जम्मू कश्मीर के पास ऑलरेडी, लद्दाख के पास पहला आया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारी न्यूज है, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा सरगम कौशल। सरगम कौशल जो कि जम्मू से है, और भारत की जो है सरगम कौशल को मिस वर्ल्ड 2023 2022 में यहाँ पर जो है वो खिताब मिला है मिस वर्ल्ड का। तो एक सिंपल इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट हमारे भारत में नेशनल माइनॉरिटीज डे। मैंने आपको जो अभी वीडियो अपलोड हुई है उसमें मैंने आपको डेज के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ 18 दिसंबर को हम नेशनल माइनॉरिटीज डे, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसे ही 18 दिसंबर जो है हम लोग इंटरनेशनल माइग्रेशन डे, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। तो ये भी एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। ठीक है, 18 दिसंबर। 19 दिसंबर क्या है? गोवा लिबरेशन डे। 18 दिसंबर ये है। 20 दिसंबर क्या है? 20 दिसंबर यूएन द्वारा मनाया जाता है सॉलिडेरिटी डे। सॉलिडेरिटी का मतलब क्या होता है? एकता, एकता दिवस। ये यूएन का इंटरनेशनल लेवल पे है। अगर मैं इंडिया में बात करूं तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट है नासा ने अभी अपना एक मिशन लॉन्च किया है, स्वैट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, नासा का स्वैट मिशन, जो कि किसके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है नासा का ये स्वैट मिशन? ये स्वैट मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ, किस किस चीज के लिए लॉन्च किया गया है? ये जो है पानी के लिए, पानी को यहाँ पर जो है सर्वे करने के लिए, उसमें चेक करने के लिए यहाँ पर एक मिशन लॉन्च किया गया स्वैट। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है मिशेल ओबामा, जो कि बराक ओबामा की वाइफ है। उन्होंने अपनी एक बुक लॉन्च करी है, द लाइट वी कैरी, ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। तो ये थे हमारे इस हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आप लोग ये वीडियो भी देखिएगा जो अभी रिसेंटली अगले हफ्ते की अपलोड हो गई है, जो आपको 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की अपलोड हो चुकी है, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारे दिसंबर मंथ के सारे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं और आर्टिकल से जुड़ा हुआ उसमें कुछ बैकग्राउंड, वो मैंने आपको यहाँ पर कवर अप कराया है। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो मतलब और भी आप लोगों ने जो करंट अफेयर्स की वीडियोस देखी हैं डेली वाली, उसमें भी सारे आर्टिकल्स को कवर अप करें। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, जनवरी मंथ में, नए साल में। धन्यवाद। जय हिंद।